वेलकम एवरीवन। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का ट्रांच 4 की अब हम बात कर रहे हैं। ट्रांच 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर इकोनॉमिक स्टिमुलस is not per se talking about an economic stimulus, it is talking about certain structural reforms. Of course, structural reforms are important, but it cannot be termed as an economic stimulus per se. यहाँ पे 8 सेक्टर्स की बात हो रही है और कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्टिसिपेशन को हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं इन 8 सेक्टर्स में। कहीं पे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं पार्टिसिपेशन और कहीं कहीं हम प्राइवेटाइज ही कर रहे हैं। अब प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन अगर मैं बोलूँ तो वहाँ पे सिर्फ सरकार ही काम करती है, वो सरकार के अंदर ही आता है। पब्लिक सेक्टर का मोटो मेन एम क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द पीपल। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटो क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। सो यही हमें ध्यान में रखते हुए समझना चाहिए कि जब हमारी इकोनॉमी अच्छा ना कर रही हो और हम चाहते हैं कि हम प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस और बनाएं ताकि मोर इन्वेस्टमेंट कम्स हियर एंड वी आर एबल टू क्रिएट मोर जॉब्स, that is when a sudden shift towards privatization begins. I'm not saying every sector is being privatized, but yes, the private sector participation will increase. अब ये चीज़ कोविड-19 के पहले भी इसकी बात हुई है। पूरा का पूरा आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इसी की बात करता है। किसके बारे में बात की है? जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन कब होएगी? जब ट्रस्ट होगा। किस में ट्रस्ट होगा? इन द इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट. So basically the government wants the market to also contribute and together they want to create jobs for the country. Now we will take it sector by sector. सबसे पहले this particular figure has also been taken from the economic survey volume 1 जो कि क्लियरली आपको डिपिक्ट कर रहा है ओपन सेक्टर क्लोज सेक्टर। क्लोज सेक्टर मतलब प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए क्लोज्ड, ओपन सेक्टर मतलब स्टील और सीमेंट आर ओपन फॉर इवन प्राइवेट पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे फिगर में ये दिखाया गया है कि जहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन है और ओपन सेक्टर है वहाँ की ग्रोथ ज़्यादा है, जहाँ पे हमने क्लोज सेक्टर बना के रखा है वहाँ पे ग्रोथ कम है। और इसी से हम अपने पहले सेक्टर की बात करें, पहले 2 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, कोल एंड मिनरल सेक्टर। नाउ कोल even though it is dirty, it is cheap and it is no doubt that it is such a major contributing factor in the world with respect to energy. So coal sector has accounted for around 55% of the country's energy need and it was nationalized on 1st May 1973 under Indira Gandhi's regime. ये गवर्नमेंट मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया है, जो इकोनॉमिक सर्वे ने भी इसको सजेस्ट किया था। And now private players can also come and bid for a coal block. And if we see this graph again, it is but obvious that we will expect this sector to do exceptionally well, right? Now, so earlier only captive consumers with end use ownership could bid for coal blocks. मतलब कि जिसने एंड में यूज़ करना था वो पावर जो जनरेट हो रही है केवल और केवल वो ही बिड कर सकता था। अब एटलीस्ट जो फर्स्ट 50 ब्लॉक्स हैं वहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस दैट अप फ्रंट यू हैव टू मेक योर पेमेंट, डू योर बिड एंड गेट योर ब्लॉक्स एंड स्टार्ट वर्किंग। पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। इंसेंटिव ये भी होता है कि हम अननेसेसरी बैरियर्स को थोड़ा कम कर दें, विच इज़ वॉट द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू एंड इट्स अ गुड स्टेप. Now almost 50 blocks will be offered immediately with no eligibility condition for bidding apart from upfront payment with a ceiling. This we've spoken about. अब ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है कहीं ना कहीं हमारे जो इंडिया का रिलायंस है ऑन, मतलब इंडिया निर्भर रहती है इंपोर्ट के ऊपर, वो इंपोर्ट को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इंपोर्ट कम होगा तो साथ ही साथ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी, उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. Now, it will introduce competition, transparency, efficiency. When the private sector comes, it will work for profit making and hence it will put its best foot forward and hence you will have a lot of transparency in the system.
ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम होगी, ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो जीडीपी बढ़ेगा, ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगा तो हम इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ government's big plan for coal gasification. Coal gasification is nothing. Instead of burning the fossil fuel, it is chemically transformed into synthetic natural gas. तो कोल गैसिफिकेशन के ऊपर हम बहुत इम्पेटस दे रहे हैं ताकि हमारा फूड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से बेटर हों इंस्टेड ऑफ जस्ट द नेचुरल गैसिफिकेशन. बट कोल गैसिफिकेशन से एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि अमोनिया इतना ज़्यादा एमिट होता है कि कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा हो जाता है. साइंटिफिकली स्पीकिंग, ammonia produced from a coal gasification has a carbon footprint that is 1.8 times higher than that produced from the conventional process of natural gas. So which is obviously going to put a setback on our quest for a better environment. हम जो एनर्जी एमिशंस, जो बैड एमिशंस हैं उनको कम अगर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे भी ऑल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए, ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करने चाहिए. एंड सिंस वी आर इंक्लूडिंग द प्राइवेट सेक्टर विल, in the quest of efficiency and profit making, they will come up with these alternatives. Now अगर हम मिनरल्स के बारे में बात करें तो पूरा का पूरा अब नया रेजीम बनेगा, कॉम्पोजिट रेजीम बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोरेशन ऑफ द मिनरल्स, माइनिंग ऑफ द मिनरल्स, प्रोडक्शन ऑफ द मिनरल्स. पर एक चीज़ ज़रूर है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव माइन शैल बी रिमूव्ड, which is what has been introduced by our finance minister. Now captive mine क्या है कि वो जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है मिनरल, जिसने प्रोड्यूस किया है वो ही यूज़ करेगा. अभी कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा सरप्लस अनयूज्ड मिनरल्स रह जाते हैं, लेकिन अगर ये कैप्टिव माइन है, मेरी कंपनी है तो मैं ही यूज़ कर सकती हूँ. दैट मीन्स मैं ये दूसरों को नहीं दे सकती, जिसका मतलब ये है कि जो अनयूज्ड सरप्लस मिनरल्स हैं वो उनकी कहीं ना कहीं हम यूसेज नहीं कर पा रहे हैं. सो अगर ये कैप्टिव एंड नॉन कैप्टिव माइंस में हम लोगों ने डिफरेंस हटा दिया तो अब ये सेल हम कर सकते हैं अनयूज्ड मिनरल प्रोडक्शन की. साथ ही साथ 500 माइनिंग ब्लॉक्स विल बी ऑफर्ड थ्रू ओपन एंड ट्रांसपेरेंट ऑक्शन प्रोसेस. So we are trying to invoke a lot of transparency in the system. Now, this particular article has been taken from PIB as is written over here. एंड मैं सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में बात जो निर्मला सीतारमन जी ने बात की थी वो अभी की बात नहीं है, पहले से चल रही है. यू नीड टू नो दैट देयर वर सेवरल हाई लेवल कमिटीज़, TKA नायर कमिटी, विजय केलकर कमिटी, रमनपुरी कमिटी. दिस कैन बी आस्क्ड, प्लीज़ नो इट, राइट. Have inter alia, amongst other things, recommended that ordnance factory should be converted from a government department into a corporate entity. जैसी वो corporatization हो जाती है वैसे ही that corporate has its own distinct legal personality and that corporate can also be listed on a stock exchange. And the minute you're listed on the stock exchange, you can sell your shares to investors who are within your country and outside your country, whereby A, your goodwill increases, and B, you get a lot of money, a lot of stock which you can use so that you become even more profitable. Corporatization does not mean privatization, right? So डिस्टिंक्ट लीगल कैरेक्टरिस्टिक आप में आएगा, आप एक डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनालिटी बनोगे, कॉर्पोरेट एंटिटी बनोगे, जिसकी वजह से यू कैन गेट लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज. हाउएवर दैट डजंट मीन दैट यू आर अ प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट, राइट. ओके, नाउ डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें, what the government is trying to do is they are trying to reduce the import bill with respect to defense weapons. So central government in consultation with the Department of Military Affairs headed by the Chief of Defense Staff, इन्होंने एक नेगेटिव लिस्ट बनानी है. मतलब ये सारे जो वो लिस्ट बनाएंगे उसमें लिखेंगे ये सारे वेपन्स हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे. दैट्स अ नेगेटिव लिस्ट. एंड ये लिस्ट को हर साल और बढ़ाएंगे, वेयर बाय दे आर ट्राइंग टू से कि देखो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन जो है वो तो हमें चाहिए, वो तो हम इंपोर्ट करेंगे, लेकिन जो चीज़ हम बना सकते हैं उसको क्यों इंपोर्ट करें. और जब हमने स्टेट ऑफ द आर्ट
कोई बहुत ही बढ़िया वेपन कोई इम्पोर्ट किया, तो हम मेक इन इंडिया को इतना सशक्त बनाएं कि हम उस पर्टिकुलर वेपन की इंडियनाइजेशन कर सकें, राइट? We are able to produce a similar weapon on our own using our own resources so that कल जाके हमारा import का बिल जो है वो कम हो जाए. So keeping that in mind, they are going to make this negative list, and this negative list will keep increasing. Negative list क्या होता है? Following will not be imported. FDI लिमिट की अगर हम बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सो FDI इज डन अंडर 2 रूट्स, ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट. जो ऑटोमेटिक रूट होता था वो 49% होता था, अभी 74% हो गया है. We are all aware that 75% votes are required for major policy decisions in an annual general meeting of a company. So giving 74% as FDI, we still have that 1% to make those major policy decisions. Otherwise, case to case basis में अप्रूवल रूट के अंदर 100% भी FDI अलाउ हुआ है. अगर हम बात करें पैसे की कि कैसे हम ये चीज़ें बनाएंगे, कैसे हम इनको इंडिजिनस बनाएंगे, तो अलग से बजटरी प्रोविज़न विल बी प्रोवाइडेड. 15th फाइनेंस कमीशन ने भी रेकमेंड किया है कि हमें अलग से बजटरी प्रोविजंस बनाने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंस एक्सपेंडिचर्स. Right, ordnance factory will be corporatized, or it will be given a distinct legal entity because of which eventually it will be listed on the stock exchange. We've just spoken about it, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा capital inflow होगा, right? However, this will not be privatization. This will increase the autonomy, efficiency and the accountability. अच्छा, फिर अगर हम बात करें, दिस इज़ आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि हम बाय फार सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं डिफेंस के वेपन्स को. ज़रूरी भी है स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को इम्पोर्ट करना, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम खुद की स्किल्स भी बढ़ाएं और इतना पैसा डालें ताकि कल जाके वी डोंट रियली नीड टू इम्पोर्ट, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बने, हम अपने लिए भी बनाएं और कल जाके हम लोगों को भी ये एक्सपोर्ट कर पाएँ, right? So listing of the company allows investment from everywhere. Defense is very lucrative, but also it's very capital intensive, right? Ordnance के बारे में एक ये चीज़ है कि जब बहुत सारा पैसा डाल के इसका ग्राहक एक ही है जो कि गवर्नमेंट है. अभी यू कैन टेक इट द वे यू वांट टू, दैट्स योर सब्जेक्टिविटी. नेक्स्ट इज सिविल एविएशन. सिविल एविएशन में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं. ग्लोबल हब हम बनाना चाहते हैं इसको, MRO, ग्लोबल हब फॉर MRO. व्हाट इज़ MRO? मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन. माने आप आके मेंटेन करें, अपने एयरक्राफ्ट को रिपेयर करें, ऑपरेशन करें, हम करके देंगे. अपने वालों को भी हम करके देंगे, बाहर के लोगों के एयरक्राफ्ट को भी हम रिपेयर करेंगे. We will become that self-reliant, that we are giving you these facilities over here, because of which, of course, if we are repairing something for someone, that person will give us money. वो अगर इंडियन हो तो इंडियन नेशनल रुपी होगा, अगर वो फॉरेन हो तो आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी. दूसरी बात, अगर इंडियन वाली चीज़ को हम ही रिपेयर कर रहे हैं तो दो चीज़ें हो रही हैं. एक तो हम और स्किलफुल हो रहे हैं, दूसरा हम यूजुअली जब बाहर जाके रिपेयर कराते थे वो हम रोक रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग. फिर इन्होंने 6 more airports are going to be made on PPP model, which is public private partnership. 12 एयरपोर्ट्स में और प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, प्राइवेट सेक्टर और पैसा डालेगा ताकि वो और ज़्यादा बेटर हो. अब ये क्या करेगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, फंड्स मिल जाएंगे, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स को और बेटर कर सकते हैं. और ये चीज़ उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक की स्कीम में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी. फिर ये सब कुछ अगर हो रहा है, इतने सारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो जॉब क्रिएशन अपने आप ही आ रही है. जॉब क्रिएशन भी अगर हो रही है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल वैल्यू चेन भी हम बना रहे हैं, क्योंकि वी आर मेंटेनिंग, वी आर रिपेयरिंग, वी आर ऑपरेटिंग. सो यू आर मेकिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस, लेकिन फॉर मेंटेनेंस यू आर कमिंग टू इंडिया. Right, so we are also putting some value addition, so we are also becoming a part of the global value chain. इस पर्टिकुलर चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सी सिटी में जाके आप प्राइवेटाइज करो इन एयरपोर्ट्स को. सी, बिकॉज इट इज़ सच अ कैपिटल कंज्यूमिंग इंडस्ट्री, वही पैसा डालेगा इसमें, वही
इसको प्राइवेटाइज करके अपने अंडर करेगा, जिसको 100% पता है कि भाई आई एम गोइंग टू मेक दिस मनी, राइट, आई एम गोइंग टू गेट दिस मनी बैक. Otherwise, Vijay Mallya, the richest of the richest, also had a very big problem in civil aviation, right? So you have to tread your steps very carefully. So 2014 में government had said कि यार कौन सी cities, only Chennai and Kolkata, because of their strategic location and other reasons, infrastructural and otherwise, कहते यही दोनों cities हैं जहाँ पे privatization कर सकते हैं. बट लोकल थोड़े से रेजिस्टेंस की वजह से वो भी नहीं हो पाया. तो ये थोड़े से हिकअप्स आ सकते हैं इन द सिस्टम. However, theoretically, it's a great initiative. Space sector में भी private players can participate. ISRO में and other future space operations में भी पैसा भी डाल सकते हैं, and they can fully participate, thereby increasing the efficiency, thereby increasing the investments. In the same manner, atomic energy के sector में कि medical isotopes के research में private sector का भी contribution हो सकता है. पावर सेक्टर की बात करें तो पावर डिपार्टमेंट और डिस्कॉम्स जो हैं, जो कि यूनियन टेरिटरी में हैं, उन सबको प्राइवेटाइज करने की बात की गई है. और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में वायबिलिटी गैप फंडिंग दिया जाएगा. वायबिलिटी गैप फंडिंग पहले 20% तक दिया जाता था. कौन से वाले प्रोजेक्ट्स में? जो देश के लिए बहुत ज़रूरी लेकिन पैसे के हिसाब से थोड़ा सा अटपटा, कि मतलब मैं पैसा इसमें लगाऊं कि नहीं लगाऊं. तो ऐसे टाइम पे सरकार आपको थोड़ा सा वायबल बनाने के लिए ऑप्शन, थोड़ा पैसा दे देती है. पहले 20% तक देती थी, अब दे हैव इंक्रीज्ड इट टू 30%. एट द एंड ऑफ इट ऑल, वेरी वेरी सिंपल, ये फिर से मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लिया है, जो कि ये वॉल्यूम 1 से लिया है. एंड दिस इज़ जस्ट समराइजिंग कि अगर तुम्हें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, आई एम नॉट सेइंग दैट आत्मनिर्भर भारत अभियान is to make it a 5 trillion economy. No, it is the first step, right? It's a baby step. And of course, implementation is a huge criteria as to whether or not we require 10 more steps or 20 more steps, right? But end game तो यही है कि we want to get back on track. और जो भी हमने अभी पढ़ा है ट्रांशेस में, कहीं ना कहीं it all boils down to the ideals which were given in the economic survey. So I'm just going to read this out to you. The survey posits that India's aspiration to become 5 trillion economy depends critically on strengthening the invisible hand of the market, supporting it with a hand of trust. The invisible hand needs to be strengthened by promoting pro-business policies, right? Ease of doing business होना चाहिए. To provide equal opportunities for new entrants, तभी accountability and transparency की बात हो रही है. And 500 जो minerals के blocks की auction हो रही है, वो competitive bidding में होनी चाहिए. For new entrants, enable fair competition, ease of doing business, eliminate policies that unnecessarily undermine the markets through government intervention, something like the Essential Commodity Act, enable trade for job creation, all of it is pointing towards that, efficiently scale up the banking sector to be proportionate to the size of the Indian economy. We haven't dealt with that topic yet. We will deal with that in the next particular lecture. Introducing the idea of trust as a public good that gets enhanced with greater use, the survey suggests that policies must empower transparency, effective enforcement using data and technology to enhance this public good. तो ये काफ़ी कम शब्दों में सारे के सारे ट्रांशेस का निचोड़ है, ठीक है. सो आई विल सी यू सुपर सून. आप प्लीज़ जाके इन चीज़ों के बारे में और विस्तार में पढ़िए, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखिए, बिकॉज यू हर्ड दिस probably for the first time or maybe the second. Think about it. What are the merits? What are the demerits? How do we make it better? And that is how your answer will be formed, and that is how a clear picture will be there in your mind. Till then, take care of yourself, and I will see you super soon. Thank you.